Hello and good morning everyone. I welcome you all at Duos News Analysis. Today is 22nd July 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. So before starting the video, for PDF join Telegram channel Duos News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज मोदी रेजेस एस्पायरेशंस ऑफ तमिल्स विद रनिल. नाउ फ्राइडे को यहाँ पर श्रीलंकन प्रेसिडेंट रनिल एंड हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उनकी यहाँ पर मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में ये कहा जा रहा है कि शायद यहाँ पर जो 13th अमेंडमेंट है, क्योंकि अभी देखिए श्रीलंका में यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं और यहाँ पर थोड़ा ये बातचीत हुई है कि 13th जो अमेंडमेंट है श्रीलंका का उसे इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है. अब देखिए श्रीलंका हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है. ये एक आइलैंड नेशन है, आप सभी को पता है. ये है आपका इंडिया. अगर आप मैप देखते हैं तो ये इंडिया होता है और आपकी नीचे यहाँ पर आपको श्रीलंका मिलता है. तो सबसे पहले तो इसकी लोकेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. ट्रेड के हिसाब से श्रीलंका की जो लोकेशन होती है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है. सेकेंड, इंडिया के लिए अगर हम श्रीलंका की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर हिस्टोरिकल टाइज है, इकोनॉमिक टाइज भी हैं, कल्चरल टाइज हैं, इवन डिफेंस टाइज भी हमारे श्रीलंका के साथ हैं. इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया क्या है, आपका थर्ड डेस्टिनेशन है आफ्टर यूएस एंड यूके. किसका? श्रीलंका का एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है ना. इंडिया क्या है? इंडिया आपका श्रीलंका का थर्ड एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है. आपको ये पॉइंट याद रखना है. हम इकोनॉमिक टाइज की हमने बात कर ली, उसके बाद हम हिस्टोरिकल टाइज की बात करते हैं. तो बुद्धिज्म से यहाँ पर क्या है, श्रीलंका के साथ हमारे क्लोज रिलेशंस रहे हैं. तो ये हमने तो कुछ हिस्ट्री की बात कर ली. उसके बाद अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तो चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी को पता है जो श्रीलंका की लोकेशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक है ना. और इसी के चलते यहाँ पर चाइना ने क्या किया है, आप सभी को पता है, डेवलपमेंट जो कंस्ट्रक्शन का काम है उसको स्टार्ट किया. इवन श्रीलंका को इतना ज्यादा यहाँ पर पैसे भी दिए कंस्ट्रक्शन करने के लिए. और हमने देखा इसी के चलते जो श्रीलंका है वो किस में चला जाता है, आपका डेट क्राइसिस में फंस जाता है. तो यहाँ पर चाइना की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रही है. इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ये जो रीजन है हमारे लिए क्या बनता जा रहा है, थोड़ा सा कंसर्न का इशू बनता जा रहा है. अब हमने बात करी किसकी, 13th अमेंडमेंट की. ये 13th अमेंडमेंट है क्या एक्चुअली में, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. अब देखिए श्रीलंका को जब इंडिपेंडेंस मिलती है, इंडिपेंडेंस के बाद से क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा लैंग्वेज का इशू आता है. एक होती है, एक आपकी तमिल बोलने वाले लोग होते हैं, दूसरा यहाँ पे होते हैं सिंगलीज स्पीकिंग पीपल होते हैं. तो जो सिंगलीज लैंग्वेज होती है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाता है श्रीलंका की, जिसी के चलते यहाँ पर तमिल्स और सिंगलीज के बीच में कंफ्लिक्ट होता है और श्रीलंका में सिविल वॉर होता है. उसके बाद यहाँ पर प्रपोजल रखा जाता है, देखते हैं. 13th अमेंडमेंट वाज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंडियन इंटरवेंशन इन श्रीलंका बिटवीन 1987 to 1919. It flowed from the India-Sri-Lanka Accord of July 29, 1987. तो यहाँ पर फिर क्या होता है, ये जो सिविल वॉर होता है उसके बाद, क्योंकि देखिए यहाँ पे तमिल्स होते हैं, तमिल स्पीकिंग पीपल भी होते हैं, तो उनके राइट्स के लिए हर बार ये कहा जाता है कि इंडिया क्या कर रहा है, इनका सपोर्ट कर रहा है. फिर यहाँ पर इंडिया थोड़ा इंटरवीन करता है और इसके साथ आपका क्या आता है, 13th अमेंडमेंट आता है. 13th अमेंडमेंट ये कहता है कि हमें क्या करना होगा, जो प्रोविंसेस हैं, आप देखेंगे श्रीलंका में जो प्रोविंसेस है उन्हें यहाँ पर आपको पावर प्रोवाइड करनी होगी, जो पावर का डिवोल्यूशन करना होगा. डिवोल्यूशन मतलब कि सिर्फ पूरी पावर सेंटर के पास ना रहे. जो प्रोविंसेस हैं, प्रोविंसेस मतलब जैसे हमारे इंडिया में स्टेट्स हैं, हम स्टेट्स कहते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर श्रीलंका में क्या होते हैं, प्रोविंस होते हैं. ओके, तो यहाँ पर 13th अमेंडमेंट की बात की गई कि हम क्या करेंगे, 13th अमेंडमेंट लेकर आएंगे जिससे डिवोल्यूशन ऑफ पावर होगा. जो काउंसिल है, प्रोविंशियल काउंसिल्स है, वहां पर उनको पावर प्रोवाइड की जाएगी. और जो तमिल से रिलेटेड यहाँ पे जो डिमांड्स है उनकी जस्ट डिमांड है इक्वालिटी, जस्टिस, पीस, रिस्पेक्ट विद इन द टेरिटरी ऑफ श्रीलंका. तो उन्हें ये सारी जो उनकी जो डिमांड्स है उनको एड्रेस किया जाएगा. बट यहाँ पर क्या होता है, 13th अमेंड को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है. कई बार इसकी बात आती है क्योंकि इसी के चलते क्या हो जाता है, सिंगलीज पीपल है इसके अगेंस्ट में आ जाते हैं कि नहीं, क्योंकि जो तमिल स्पीकिंग पीपल है एक तरीके से क्या कर रहे हैं, जो सिंगलीज लोग हैं है ना, सिंगलीज हैं, उनके राइट्स का एक तरीके से वॉल्यूशन हो रहा है. उनके रिसोर्सेज को यहाँ पर क्या किया जा रहा है, मतलब कि खत्म किया जा रहा है. इसलिए ये पूरा यहाँ पर इशू चलता रहा है. अब देखिए यहाँ पर श्रीलंका हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब फर्दर देखते हैं हमारे यहाँ पर क्या बातचीत होती है. चलिए आगे बढ़ते हैं. हमारे जो न्यू आर्टिकल्स हैं उसको डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. तो हमारा कल का क्वेश्चन ये था, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. आपको यहाँ पर कुछ पेयर्स दिए गए थे जिसमें एक तरफ ग्लेशियर्स थे, दूसरी तरफ रिवर्स थी. हमें ये बताना था कि कौन सा पेयर आपका सही है और कौन सा पेयर आपका गलत है. तो देखिए हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको देखते हैं और उसके
बाद आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। जिसने कल यहाँ पर किया वेरी गुड, आप लोगों को इसी तरीके से क्वेश्चन का आंसर करते रहना है। जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग अभी इस वीडियो को पॉज करेंगे, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करेंगे। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। यमुनोत्री की बात करते हैं। यमुनोत्री का सोर्स क्या है? यमुनोत्री किसका सोर्स है? यमुना रिवर का सोर्स है। और ये कहाँ पर है आपका? बंदरपुंज पीक इन उत्तराखंड। तो देखिए यमुना कहाँ से निकल रही है? बंदरपुंज पीक से। तो आपका हम बात करते हैं फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट, मतलब फर्स्ट जो है हमारा वो करेक्टली मैच्ड है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? जिसमें फर्स्ट होगा वो हमारा ऑप्शन सही होगा। हमारे पास ऑप्शन सी ये कट हो जाता है और ऑप्शन डी ये कट हो जाता है। अब आपके पास बचता है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। सेकंड हमारा क्या है? बारासिगरी एंड चेनाब। तो देखते हैं, बारासिगली ग्लेशियर इज द सोर्स ऑफ द चेनाब रिवर इन हिमाचल प्रदेश। ओके, तो मतलब ये वाला जो है आपका ये भी कैसा है? करेक्टली मैच्ड है। तो आपका सेकंड किस में? आप देखेंगे फर्स्ट और सेकंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन होता है, ऑप्शन बी, ये भी क्या हो जाता है? यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है और आपके पास सिर्फ बचता है ऑप्शन ए। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। मतलब कि इसमें से जो हमारा थर्ड और फिफ्थ है ये क्या है? इनकरेक्टली मैच्ड है। तो सियाचिन ग्लेशियर की बात करते हैं। ये हाँ, यहाँ से आपकी जो नुब्रा रिवर है वो निकलती है। जैमू रिवर मानस से नहीं निकलती। अब इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो आपका मिलम ग्लेशियर है, ये किसका सोर्स है? गौरी गंगा का सोर्स है। आपकी जो रिवर गौरी गंगा है उसका सोर्स है क्या? मिलम ग्लेशियर। और जो आपकी मंदाकिनी रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? चोराबारी ग्लेशियर से यहाँ पर ओरिजिनेट होती है। तो आपको ये याद रखना है, मंदाकिनी रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है? चोराबारी ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। सियाचिन ग्लेशियर से आपकी जो रिवर नुब्रा है, इंडस वैली सिस्टम का एक पार्ट है लद्दाख में, तो वहां से आपका क्या निकलता है? नुब्रा वैली, मतलब कि आपकी जो नुब्रा रिवर है वो सियाचिन ग्लेशियर से यहाँ पर ओरिजिनेट होती है। जेमू ग्लेशियर की बात करते हैं। ये किस रिवर का सोर्स है? तीस्ता रिवर का सोर्स है। ओके, जो कि आपकी पार्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र है इन सिक्किम। मानस रिवर आपकी किस ग्लेशियर से फ्लो होती है? इन भूटान से ये क्या होती है? आपकी फ्लो होती है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाता है? ऑप्शन ए 1, 2 एंड 4। मतलब आपका ये 1, 2 और ये जो फोर्थ वाला ये करेक्टली मैच्ड है और ये जो थर्ड एंड फिफ्थ है ये कैसा है? आपका इनकरेक्टली मैच्ड है। ओके, तो यहाँ पर मैं उम्मीद करती हूँ सभी के आंसर सही होंगे। आप देखिए यहाँ पे एलिमिनेशन वाली टेक्निक थोड़ा यूज कर सकते हैं। अगर आपको एक दो ऑप्शन भी पता है तो आप यहाँ पर बहुत ही इजिली क्या कर सकते हैं? इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपके पास यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स हैं और उन स्टेटमेंट्स को आप रीड करेंगे, देन आपको ये बताना है वेदर दे आर करेक्ट और इनकरेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग इन द ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन की बात की जा रही है। इन द ट्रॉपिकल जोन द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन आर वार्मर देन द ईस्टर्न सेक्शन ओइंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड। यहाँ पर जो हम ट्रॉपिकल जोन की बात कर रहे हैं, आपका ट्रॉपिकल जोन यहाँ पर बीच में आता है। ओके, अब यहाँ पर क्या है? वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन। ओशन का जो वेस्टर्न सेक्शन है वो कैसा होता है? आपका ज्यादा वार्म होता है इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न सेक्शन। क्यों होता है? क्या ये ट्रेड विंड के इन्फ्लुएंस के कारण होता है? तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है या गलत, आपको ये बताना है। आपको स्टेटमेंट समझ में आई? स्टेटमेंट ये कह रहा है जैसे कि आपका ये ट्रॉपिकल रीजन हो गया, हमने बात करी ये ट्रॉपिकल जोन हो गया, तो यहाँ पर एक तरीके से आपका हो गया वेस्टर्न सेक्शन और दूसरी तरफ हो गया हमारा ये ईस्टर्न। ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया। ये कह रहा है कि जो आपका वेस्ट वाला सेक्शन होता है वो कैसा होता है? वार्म होता है इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न सेक्शन। ओके, और ये क्यों होता है? ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड। जो आपकी ट्रेड विंड्स होती हैं इनके इन्फ्लुएंस के कारण यहाँ पर हमारा जो वेस्टर्न सेक्शन होता है वो वार्म होता है इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न सेक्शन। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब ये स्टेटमेंट आपकी सही है या गलत, ये आपको बताना है। इन द टेम्परेट जोन वेस्टर्लीज मेक्स द ईस्टर्न सेक्शन ऑफ ओशन वार्मर देन द वेस्टर्न सेक्शन। अब यहाँ पे हम टेम्परेट जोन की बात करते हैं। अभी हमने किसकी बात करी? ट्रॉपिकल जोन की। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि आपका जो टेम्परेट जोन है तो वहां पर आपका जो ईस्टर्न सेक्शन होता है ओशन का वो वार्मर होता है इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न सेक्शन, और इसका मेन रीजन क्या है? वेस्टलीज। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है या गलत, ये आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कल प्रोवाइड किया जाएगा, तो कल का वीडियो देखना ना भूलें। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड। यहाँ पर आपको, अगर आप लोगों ने इकोनॉमी पढ़ा होगा तो उसमें इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड को भी आपने बहुत अच्छे से यहाँ पर रीड करा होगा, पढ़ा होगा। अब इसके हमें कुछ एडवांटेजेस बताने हैं, तो आपके पास यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दी गई हैं और आपको उन स्टेटमेंट से ये बताना है कि कौन सा IIB का आपका एडवांटेज है और कौन सा डिसएडवांटेज है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपकी? गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स ऑन इट्स बोरोइंग बाय वे ऑफ
IIBs, यहाँ पर जो कूपन रेट्स होते हैं, मतलब गवर्नमेंट क्या करता है, एक कूपन रेट निकालता है। आप लोगों ने बॉन्ड क्या होता है पहले हम यहाँ पर ये समझ लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे। बॉन्ड यहाँ पर गवर्नमेंट को जब मार्केट से पैसा खींचना होता है, लेना होता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, आपकी RBI बॉन्ड इशू करती है। जैसे इसमें आपके ट्रेजरी बिल्स आ जाते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ जाती हैं, बॉन्ड्स आ जाते हैं। जो आपके प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो वहां पर आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आ जाते हैं। ओके, तो आपके जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों जगह क्या होता है, बॉन्ड्स आपके यहाँ पे इशू किए जाते हैं जब हमें मार्केट से पैसा लेना होता है। तो बॉन्ड क्या होता है, एक तरीके का एक पेपर होता है ना। उसमें क्या होता है, जैसे कि ये एक पीस ऑफ पेपर है, इसमें ये लिखा होता है कि ये कितना, इस पीस ऑफ पेपर की डिमांड कितनी है, ये 100 रुपए का है आपका, इसमें 100 ईयर्स का है। इसमें आपको यहाँ पर मान लीजिए हम 8% का क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, और 1 साल बाद इसकी वैलिडिटी कितनी है, 1 ईयर की है, और आपको 1 साल बाद कितने रुपए मिलेंगे, मतलब देखिए आपने इसको खरीदा कितने रुपए में, 100 रुपए में, और 1 साल बाद मान लीजिए हमने इसे 2023 में खरीदा 100 रुपए का, और 2024 में क्या हो जाएगा, ये मैच्योर हो जाएगा, और उसके साथ साथ हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर पैसे मिलेंगे, इसमें हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो भी प्लस होकर, तो हमें 108 रुपीज यहाँ पर टोटल मिलेंगे। तो ये होता है आपका बॉन्ड। तो इसमें देखिए हमें थोड़ा फायदा दिख रहा है ना, हमें देखिए हम दे तो 100 रुपए रहे हैं, लेकिन 1 साल बाद हमें 108 रुपीज मिल रहे हैं, तो हमें तो ये फायदा हो रहा है। और गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है, मतलब RBI ऐसा क्यों करती है, क्योंकि उन्हें मार्केट से पैसा खींचना होता है। जब इन्फ्लेशन ज्यादा होता है तो मार्केट से जब पैसा खींचना होता है तो RBI यहाँ पे बॉन्ड्स को इशू करती है। तो ये हो गया आपका बॉन्ड। तो इसमें ये कहा जाता है, इसमें कूपन रेट होता है, मतलब ये जो आपका रेट है, जो इंटरेस्ट रेट दिखते हैं, इसी को हम कहते हैं एक तरीके से कूपन रेट, है ना। तो RBI ये कहती है कि जो आपका IIB होता है, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड होता है, उसमें कूपन रेट को क्या कर दिया जाता है, गवर्नमेंट उसे मतलब रिड्यूस भी कर सकती है। अब कूपन रेट को रिड्यूस करना क्या है, पहले तो हमें ये समझना होगा इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड क्या है। ओके, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं, अब देखिए हमने यहाँ पे बॉन्ड दिया, उसमें लिखा था ये 100 रुपए का है, मतलब इस जो ये बॉन्ड है इसकी कीमत कितनी है, 100 रुपए है। आपको इसमें 8% का क्या दिया जा रहा है, इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है, और इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड है वो कितना है, 1 ईयर है। हमने बोला ये 2023 की बात है, हम 2024 में गए, बट हम जब 2024 में गए तो इसके साथ साथ क्या होता है, आपका इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होता है, इन्फ्लेशन भी यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब हम मान लेते हैं इन्फ्लेशन यहाँ पर बहुत तेजी से बढ़ा, और इन्फ्लेशन रेट कितना बढ़ा, 10% से बढ़ा। मतलब आज जो कीमत 100 रुपए की 2023 में 100 रुपीज की कीमत 100 रुपए है, तो 2024 में ये किसके इक्वल हो गया, 110 रुपीज के इक्वल हो गया। मतलब जो हमारी एक तरीके से हम बात करें किसकी, जो कमोडिटीज का प्राइस है वो इंक्रीज हो गया, और जो परचेसिंग पावर है वो भी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई। मतलब आज जो सामान हम लेने जा रहे थे, हमने 2023 में मैंने एक पेन खरीदा, वो मुझे 100 रुपीज का पड़ा, और मैंने 2024 में उस पेन को खरीदा तो वो मुझे 110 रुपीज का मिला। ठीक है, तो ये हो गया आपका इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ। बट जब मैंने ये बॉन्ड खरीदा तो उस बॉन्ड में क्या था, 8% था, इंटरेस्ट रेट कितना था, 8% था, और 2024 में क्या होना था, इसको मैच्योर होना था, तो मुझे टोटल कितने रुपए मिले, 108 रुपए मिले। बट जो अगर हम परचेसिंग पावर की बात करते हैं, है ना, जो परचेसिंग पावर है मनी की, वो क्या हो गई यहाँ पर ज्यादा हो रही है, मुझे तो 108 रुपए ही मिल रहे हैं, बट जो मैं सामान लेने जा रही हूँ, जो इन्फ्लेशन है वो तो यहाँ पर 2% से ज्यादा, मतलब मुझे यहाँ पर 2% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर RBI ने एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। मतलब कि ये जो बॉन्ड होगा इसमें इन्फ्लेशन रेट को भी क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। मतलब अब आपके पास जैसे कि जो RBI यहाँ पे बॉन्ड देती है, बॉन्ड इशू करती है, उसमें आपका जैसे कि ये 100 रुपीज का बॉन्ड है, इसमें अब इंटरेस्ट रेट कितना होगा, इसमें आपका CPI प्लस किया जाता है, प्लस जो आपका कूपन रेट होता है, इंटरेस्ट रेट 2%, 3%, जो भी आपका यहाँ पर होता है। तो मतलब जो भी इन्फ्लेशन होगा, मान लीजिए यहाँ पर 10% से इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ, उसके साथ इसमें आपको 8% क्या दिया जा रहा है, इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। तो टोटल आपको कितना हो रहा है, 18%। तो आपको टोटल कितने रुपीज मिलेंगे यहाँ पर, 118 रुपीज यहाँ पर मिलेंगे। तो मतलब इसमें आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, 8 रुपीज का आपको प्रॉफिट हुआ। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड यहाँ पे इशू होगा। तो ये जो यहाँ पर 2%, 3% ये जो इंटरेस्ट रेट अलग से लगाया जाता है इन्फ्लेशन के बाद, उसे ही हम कहते हैं कूपन रेट। तो ये कहा जा रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रही है कि गवर्नमेंट क्या यहाँ पर जो कूपन रेट्स होते हैं, जब हम यहाँ पर क्या करने जाते हैं, IIBs को, जो हमारा इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड है, इसको परचेस करने जाते हैं, तो वहां पर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कूपन रेट्स को डिक्रीज कर सकती है। मतलब अगर ये 8% है तो उसे 2% कर सकती है, 4% कर सकती है, अकॉर्डिंग टू, क्योंकि उन्हें तो एक तरीके से एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं ना, इन्फ्लेशन का भी उनको ऐड करना पड़ रहा है और अलग से भी देने पड़ रहे हैं। तो क्या गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है या नहीं, तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है या गलत, ये आप लोगों को बताना है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है हमारी,
IIGs मतलब कि आपके जो इन्फ्लेशन इंडेक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। क्या यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम द अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की जो अनसर्टेनिटीज हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पर इन्वेस्टर्स को क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये आपका स्टेटमेंट सही है या गलत, आप लोगों को बताना है। देखिए हमने यहाँ पे इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब आपको अगर ये चीज यहाँ पर क्लियर होगी तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। आपकी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन ऑन IIBs आर नॉट टैक्सेबल। यहाँ पर जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, जैसे कि एक साल बाद मुझे यहाँ पर 118 रुपए मिले, तो ये जो 118 रुपए मुझे ये कैपिटल मुझे गेन हुआ है, क्या इसमें टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है या गलत, आप लोगों को बताना है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। वीडियो के लास्ट में आपको इसका सही और फिर से एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी इस क्वेश्चन को, और आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर जब तक कॉमेंट सेक्शन में करना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा सो दैट आपका ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो। आगे बढ़ते हैं हमारे एडिटोरियल सेक्शन की तरफ। तो हमारा फर्स्ट जो आर्टिकल है वो ये कहता है, पब्लिशर प्लेटफॉर्म इम्बैलेंस नीड फिक्सिंग। यहाँ पर एक तरीके से होते हैं पब्लिशर प्लेटफॉर्म के बीच में हमें बैलेंस को फिक्स करने की जरूरत है। पब्लिशर प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें क्या होता है, एक तरीके से होता है आपका एक पब्लिशर जहां पर हम क्या करते हैं, जो न्यूज आइटम्स आपकी होती हैं, आपकी जो वेरियस न्यूज होती हैं, रिपोर्टिंग्स होती हैं, उनको पब्लिश किया जाता है। जो पब्लिश करते हैं न्यूज को उन्हें हम पब्लिशर कहते हैं। दूसरा आता है आपका प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म मतलब जहां कहां पर ये न्यूज पब्लिश की जा रही है। जैसे कि आजकल हम बात करते हैं ट्विटर में, है ना, ज्यादातर लोग ट्विटर का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पर हमें न्यूज मिलती है। हम यहाँ पर यूज करते हैं किसका, फेसबुक का, क्योंकि वहां पर भी इंस्टाग्राम का। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, प्लेटफॉर्म हो जाते हैं जहां पर हम न्यूज को पब्लिश करते हैं। इससे फायदा किसका होता है, प्लेटफॉर्म्स का होता है, क्योंकि वहां पर न्यूज पब्लिश की जाती हैं। उनके यहाँ पर एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज होती हैं जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, रेवेन्यू को जनरेट करते हैं। बट जो रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट होता है प्लेटफॉर्म में, मतलब आपको ये याद रखना है, प्लेटफॉर्म में यहाँ पर जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो जो पब्लिशर को एक शेयर मिलना चाहिए इस मतलब इस रेवेन्यू से, वो उनको प्रॉपर शेयर नहीं दिया जाता है। ओके, आप लोगों को समझ में आया? यहाँ पर एक होता है पब्लिशर जो न्यूज को पब्लिश करता है, कहाँ पब्लिश हो रही है, आपकी किसी प्लेटफॉर्म पर हो रही होगी, और प्लेटफॉर्म क्या है, आपके फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर न्यूज को पब्लिश किया जाता है। अब एक्चुअली होता क्या है, यहाँ से रेवेन्यू जनरेट हुआ, न्यूज पब्लिश करी, वो यहाँ पर तेजी से बढ़ी और ये उसको पब्लिश किया तो हमारा रेवेन्यू जनरेट हुआ। इसका कुछ शेयर यहाँ पे पब्लिशर को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बट जो एक पर्टिकुलर शेयर मिलता है वो पब्लिशर को यहाँ पर नहीं दिया जाता है इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। इसी के चलते इसमें बात की जा रही है कि इनके बीच में जो इम्बैलेंस है उसे फिक्स करने की हमें जरूरत है। अब ये पूरा केस आता कहाँ से है, ये ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे केस आता है। ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे फेसबुक से यही बात कही कि यहाँ पर एक तरीके से रेवेन्यू तो आपको जनरेट हो रहा है, बट पब्लिशर्स को यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, जो एक तरीके से उन्हें प्रॉफिट मिलना चाहिए वो प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर उसी चीज को टैकल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे मैकेनिज्म लाता है पब्लिशर और प्लेटफॉर्म को उनके बीच में इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए। और उन्होंने क्या किया, इवन जो कोविड-19 जब ये सारी चीज होती है तो एफबी ने क्या कर दिया, जो न्यूज पब्लिशर्स थे उनका जो अकाउंट था उसको एक तरीके से पूरी तरीके से खत्म कर दिया, बंद कर दिया। तो देखिए दे ओनली टर्न द न्यूज बैक ऑन आफ्टर विनिंग मेजर कंसेशन फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। उन्होंने न्यूज को कब टर्न बैक किया, जब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से उनको कंसेशन मिल जाता है। that were enshrined in the final draft of the News Media and Digital Platform Mandatory Bargaining Code 2021। तो इसके थ्रू यहाँ पर ये सारी चीजें होती हैं। हम बात करते हैं वेरियस जो आपकी कंट्रीज है, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, यूएस, यूके, हर जगह यहाँ पर क्या हो रहा है, इस चीज को मतलब कि पब्लिशर और प्लेटफॉर्म के बीच में बैलेंस को स्टैब्लिश करने के लिए यहाँ पर लॉ को लेकर आया जा रहा है। ओके, तो एक तरीके से यहाँ पर क्या है, सेकंड इम्बैलेंस टर्म stem from lack of enumerity accountability platform unilaterally define a measures of the quality and popularity of online news। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स क्या करते हैं, यूनिलेटरली खुद से ही डिफाइन करते हैं किस न्यूज को हमें पब्लिश करना है, उसका क्वालिटी ऑफ कंटेंट कैसा होना चाहिए। तो एक तरीके से देखिए आप उस चीज को रेगुलेट भी कर रहे हैं, आपको रेगुलेशन भी चाहिए, और ऊपर से उससे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है आप रेवेन्यू भी क्या कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं। एक तरीके से आप अपना आर्बिट्रेशन यहाँ पर स्टैब्लिश कर रहे हैं, अपनी प्रायोरिटी को यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं। तो इसी के चलते देखिए ऑस्ट्रेलिया की हमने बात कर ली, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, यूनाइटेड स्टेट में भी यहाँ पर इसके लिए बात की जा रही है कि हमें क्या करना होगा, एक प्लेटफॉर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिजिटल प्लेटफॉर्म रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी जर्नलिज्म को हमें यहाँ पर सेट करना होगा, है ना। और अब हम बात करते हैं किसकी, इंडिया की। तो इंडिया में भी कोई भी इस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं है। In 2021, Union Minister of State for Electronics and Technology denied the Parliament
पार्लियामेंट एनी डिजायर टू मेक बिग टेक पे फॉर न्यूज। तो यहाँ पर अभी इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो बिग टेक्नोलॉजी है, जो आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, जाइंट प्लेटफॉर्म्स हैं, वो क्या करें, यहाँ पे जो पब्लिशर्स हैं उन्हें यहाँ पर कुछ पेमेंट यहाँ पर करें, रेवेन्यू शेयर करें। तो इंडिया में भी ऐसा कुछ भी नहीं है। बात की जा रही, अब देखिए यहाँ पर अगर हम कोई लॉ लेकर आ जाते तो फिर दूसरी तरफ ये कहा जाएगा कि हमारे जो हमारे राइट्स है उसका वॉल्यूशन हो रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए हमें दोनों चीज को बैलेंस में रखना होगा। तो इसमें बस लास्ट में सिर्फ यही है और कुछ भी नहीं इस आर्टिकल में, कि इंडिया में अभी हमें क्या करना होगा, सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में ही हमें जो पब्लिशर और प्लेटफॉर्म के बीच में जो इम्बैलेंस है उसे फिक्स करने की जरूरत है। तो इस आर्टिकल में सिर्फ इतना ही कहा गया है और ये आर्टिकल यहाँ पर खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट आर्टिकल इज An internet ban will not restore peace in मणिपुर। अब आप सभी को पता है मणिपुर में क्या चल रहा है बहुत ही अच्छी तरीके से। अभी कुछ दिनों पहले ही, मतलब कल परसों ही आपका एक वीडियो सामने आता है जिसमें उस वीडियो में आपने क्या देखा कि जो विमेन्स हैं उनको यहाँ पे नेकेड क्या कराया जा रहा, परेड कराया जा रहा और उन्हें सेक्सुअली पब्लिक के साथ उनके साथ गैंगरेप किया गया और उन्हें असॉल्ट भी किया जा रहा था। अब यहाँ पर 3 मई को आप सभी को पता है मणिपुर में क्या होता है, कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। यहाँ पर कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, उसके बाद से ही क्या कर दिया जाता है, इंटरनेट को बैन कर दिया जाता है, इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाता है। सिर्फ जो यहाँ पे बड़ी बड़ी जाइंट्स हैं, इस तरीके से क्या होता है, गवर्नमेंट ने ऐसा ये कहा कि नेशनल की सिक्योरिटी को, जो डिस इन्फॉर्मेशन है इसको रोकने के लिए हमने क्या किया है, इंटरनेट को बैन किया है। वॉयलेंस यहाँ पर ज्यादा इंक्रीज ना हो, ज्यादा ना बढ़े, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, इंटरनेट को बैन किया है। अब एक तरीके से ये जो आर्टिकल लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है, इज एन एडवोकेट एंड फाउंडर डायरेक्टर ऑफ इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन। ये इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन है। तो ये किसकी बात करेंगे, यहाँ पर इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन मतलब इंटरनेट फ्रीडम की बात करेंगे कि इंटरनेट क्या है, हमारा एक फंडामेंटल राइट्स है ना। इंटरनेट क्या है, हमारा एक फंडामेंटल राइट है। इवन वेरियस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में भी ये कहा गया है कि जो आपका इंटरनेट है वो क्या है, आपका फंडामेंटल राइट है। अब अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो क्या इंडिया में गवर्नमेंट इंटरनेट को शट डाउन कर सकती है, क्या इंडिया के पास ऐसी पावर, मतलब गवर्नमेंट के पास ऐसी पावर है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, यस, गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो क्या कर सकती है, इंटरनेट को शट डाउन कर सकती है। बट दूसरी तरफ हम देखते हैं आपकी वेरियस जजमेंट आती है, इवन सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी जजमेंट, जैसे कि हम देखते हैं कश्मीर में जब आपका इंटरनेट शट डाउन होता है तो यहाँ पर देखेंगे अनुराधा बेसन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये केस आता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ब्लैंकेट शटडाउन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे पार्शियल शटडाउन आप कर सकते हैं। आप एक टाइम पीरियड यहाँ पर दीजिए कि आप 21 डेज के लिए कर रहे हैं या फिर 30 डेज के लिए कर रहे हैं, कितने दिनों के लिए कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे ब्लैंकेट शटडाउन नहीं कर सकते हैं, आपको यहाँ पे पार्शियल शटडाउन करना चाहिए। और यहाँ पर एक तरीके से आपको एक टाइम पीरियड भी डिसाइड करना चाहिए कि इससे ज़्यादा आप इंटरनेट को शट डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, पब्लिक का फंडामेंटल राइट है। इवन आज के टाइम पर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ही पब्लिक का क्या हो जाता है, फंडामेंटल राइट होता है। इसलिए हम कंप्लीट बैन यहाँ पर मतलब कि कंप्लीट शटडाउन, ब्लैंकेट शटडाउन यहाँ पर इंटरनेट का नहीं कर सकते। बट हमें क्या दिखाई दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जो वेरियस जजमेंट्स हैं उनका भी यहाँ पर क्या हो रहा है, वॉल्यूशन हो रहा है, ब्रीच यहाँ पर किया जा रहा है। तो देखिए इस आर्टिकल में सिर्फ इतना ही है और ये कहा जा रहा है कि हमें यहाँ पर एक तरीके से क्या है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का एजुकेशन है वो यहाँ पर इंटरनेट शटडाउन ऑर्डर का वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर देखिए इंफॉर्मेशन का जो फ्लो होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरीके की जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पर सामने आ रही है लोगों के। ओके, अब देखिए इंटरनेट का शटडाउन तो है, फिर भी लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। मणिपुर में अभी भी लोग इंटरनेट पूरी तरीके से शटडाउन, अगर आप बात करते हैं शटडाउन है, बट स्टिल लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इंफॉर्मेशन फ्लोज आर also necessary to ensure the accountability of the state and central government in taking steps to ensure truth, justice and reconciliation. Accountability can only be come when the courts improve the precedent of the Anuradha Besan case and demand it from the state and central executive. तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हमें इंफॉर्मेशन जो फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो क्या इंश्योर करता है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अकाउंटेबिलिटी है उसको यहाँ पर इंश्योर करता है। इसलिए हमारे लिए क्या हो जाता है, इंटरनेट बहुत ज़्यादा, जो इन्फॉर्मेशन आपकी फ्लो हो रही है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, तो अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए हमें यहाँ पर एक जो कोर्ट के ऑर्डर है उनको यहाँ पर क्या करना होगा, मानना होगा, और यहाँ पर जो कंप्लीट बैन है उसे यहाँ पर नहीं लगाना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट आर्टिकल है NCW
है ना, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ 6 इंसिडेंट ऑफ वायलेंस इन मणिपुर ऑन जून 12। अब यहाँ पर जो नेशनल कमीशन ऑन वुमेन है, आप देखेंगे आप वेरियस कभी भी कोई भी क्राइम होता है, वायलेंस यहाँ पर होता है, हम बात करते हैं रशिया यूक्रेन क्राइसिस की, जो यहाँ पर कन्फ्लिक्ट हो रहा है, मणिपुर में जो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो सबसे ज्यादा इसमें कौन सफर करता है? आपकी विमेन एंड चिल्ड्रन सबसे ज्यादा इस चीज में क्या करते हैं, आपके सफर करते हैं। तो इसी के चलते अभी जो मणिपुर में वॉयलेंस है, इसी के चलते यहाँ पर जो मणिपुर की नॉर्थ अमेरिकन मणिपुर ट्राइबल एसोसिएशन है और वेरियस यहाँ पे जो विमेन एक्टिविस्ट हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्होंने क्या किया है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को एक लेटर लिखा है जिसमें ये कहा है कि मणिपुर में 12 जून को अभी तक 6 इंसिडेंट्स हो चुके हैं, जिसमें यहाँ पर हम बात करते हैं वुमेन्स के साथ, तो यहाँ पे असॉल्ट है, वॉयलेंस की बात की गई, जो कुकी ट्राइब्स की बिलोंगिंग वुमेन्स है उनके साथ क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा वॉयलेंस हो रहा है, उनके साथ असॉल्ट किया जा रहा है। अभी जो वीडियो सामने आया आप लोगों ने उसके बारे में यहाँ पर देखा है, और इसी के चलते उन्होंने डिमांड करी है कि जो आपकी नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है वो क्या करे, सू मोटो कॉग्निजेंस में यहाँ पर एक्शन ले। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक बॉडी का जिक्र होता है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है आपका, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1992 जनवरी में इसे सेटअप किया गया था अंडर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट। तो यहाँ पर इसका मेन क्या काम हो जाता है आपका, रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड फॉर वुमेन। विमेन के लिए यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड्स हैं उसे रिव्यू करना, यहाँ पर लेजिस्लेटिव मेजर्स को, यहाँ पर रेमेडियल जो मेजर्स है उन्हें रिकमेंड करना, जो भी वुमेन्स के यहाँ पे रिड्रेसल है, ग्रीवेंसेस है, उसे रिड्रेस करना, फैसिलिटेट करना, एडवाइस करना गवर्नमेंट को कि वो पॉलिसी मैटर जो वुमेन्स को यहाँ पर कर रही हो, आपकी अफेक्ट कर रही हो। तो ये सारे क्या है आपके मैंडेट है, किसके, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के। इसमें हम बॉडी का वो देख लेते हैं, आपका क्या है, एक चेयरपर्सन होते हैं नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो आपकी जो बॉडी होती है इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं। 5 मेंबर्स वर एक्सपर्टीज इन लॉ एंड इशू रिलेटेड टू वुमेन नॉमिनेटेड बाय दिस सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें यहाँ पे जो 5 मेंबर्स होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, उनकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए लॉ में, और जो भी वुमेन रिलेटेड यहाँ पे इश्यूज होते हैं वहां पर इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। ओके, यहाँ पे ट्राइबल रिस्पेक्टिव जो भी है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड जो भी पर्सन यहाँ पे बिलोंग, वो भी मेंबर्स होने चाहिए। मेंबर सेक्रेटरी मस्ट बी सेंट्रल गेजेट ऑफिसर हैविंग मैनेजमेंट एंड सोशियोलॉजिकल एक्सपर्टीज। तो ये क्या है आपका, आप देख सकते हैं इस कमीशन में कौन कौन लोग आपके रहते हैं। इनका मेजर रोल क्या है, मेजर रोल की बात करते हैं तो ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एग्जामिन करते हैं, कोई भी इशू आता है यहाँ पर रिपोर्ट को प्रेजेंट किया जाता है, गवर्नमेंट को ये रिकमेंडेशंस देते हैं, लेजिस्लेटिव रिव्यू, केसेस ऑफ वॉल्यूशन, कोई भी वॉल्यूशन का केस आता है, जैसे कि अभी हमने मणिपुर की बात की, तो ये केस आपका कहाँ जा रहा है, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के पास गया। सू मोटो नोटिस ये इशू करते हैं, स्पेशल स्टडीज एंड इन्वेस्टिगेशन की जाती है, रिसर्च यहाँ पर की जाती है। अब इसमें कुछ मेजर कंसर्न्स भी हैं, क्या क्या कंसर्न है, जैसे कि यहाँ पर इनके पास कोई कंक्रीट पावर नहीं है, कंक्रीट पावर नहीं, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पर ये क्या है, पूरी तरीके से बायस होकर यहाँ पर काम नहीं कर पाते हैं। लीगल पावर भी इनके पास नहीं है, इनकी जो फंडिंग है बहुत ज्यादा कम है, और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, जिसके कारण हमें क्या होता है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन थोड़ा सा यहाँ पर फेल होता हुआ नजर आता है। इसलिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इनको हम पावर प्रोवाइड कर सकते हैं, इन्हें कंक्रीट पावर नहीं लीगल पावर प्रोवाइड कर सकते हैं। जो फंडिंग है और जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है इसको यहाँ पर कम किया जा सकता है, फंडिंग को यहाँ पर इंक्रीज किया जा सकता है, जिससे क्या हो, ये थोड़ा इंडिपेंडेंट तरीके से क्या कर सके, काम कर सके। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज यूज एनी इंडियन लैंग्वेजेस एज अ ऑप्शनल मीडियम से सीबीएसई। अब सीबीएसई आपकी क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उन्होंने एक रिटर्न में यहाँ पे स्कूल से ये कहा है कि हमें क्या करना चाहिए, इंडियन लैंग्वेज को एज अ ऑप्शनल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर ऐड करना चाहिए। आपकी जो स्केड्यूल 22 स्केड्यूल है, मतलब कि आपका जो स्केड्यूल है उसमें यहाँ पर 22 लैंग्वेजेस को क्या किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है। अब किस स्केड्यूल में किया गया है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे किस स्केड्यूल में यहाँ पे जो हमारी इंडिया की लैंग्वेजेस है उसको यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया है। तो देखिए यहाँ पर आपकी जो 22 लैंग्वेजेस है ना, तो यहाँ पर आपकी 22 लैंग्वेजेस हैं, कितनी है ये भी आप लोग बताएंगे। अब जो लैंग्वेजेस है इसमें ये कहा जा रहा है कि जो हमारा मीडियम है सीबीएसई में जितने भी मीडियम है, तो हमें क्या करना होगा, उसे भी एक तरीके से लेकर आना होगा। आपकी जो नेशनल एनईपी आती है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके तहत उन्होंने ये कहा कि देखिए द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एडवोकेट फॉर यूटिलाइजिंग द होम लैंग्वेज, मदर टंग, लोकल लैंग्वेज एंड रीजनल लैंग्वेजेस एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वेरेबल फीजेबल। तो जहां भी इन सारी चीजें, ये मतलब लोकल लैंग्वेज आपकी हो गई,
गई, और यहाँ पर हम बात करते हैं मदर टंग की, रीजनल लैंग्वेजेस की, तो जहाँ भी ये हमारा फीजिबल होता है तो हमें क्या करना चाहिए, इन लैंग्वेजेस को यूज करना चाहिए। अब देखिए हम इजिली तो इसको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ बहुत सारे आपके चैलेंजेस भी हैं। क्या क्या चैलेंजेस हैं कि मदर टंग में जो इंस्ट्रक्शन मिलते हैं उसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। क्या कि हमें उस तरीके की जो स्किल्ड टीचर्स हैं उनकी यहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है। उसके साथ साथ जो क्रिएशन ऑफ हाई क्वालिटी मल्टी लिंगुअल टेक्स्ट बुक्स, यहाँ पर जो मल्टी लिंगुअल टेक्स्ट बुक्स हैं उनका क्रिएशन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। यहाँ पे स्पेशली इन टू शिफ्ट गवर्नमेंट स्कूल एज अ मल्टी लिंगुअल एजुकेशन डिमांड एडिशनल इंस्ट्रक्शन टाइम एलोकेशन। तो यहाँ पर जो हम मल्टी लिंगुअल एजुकेशन की बात करें तो इसमें आपको एडिशनल इंस्ट्रक्शन और टाइम लोकेशन की भी क्या होगी, ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं किसके साथ, हमारी लैंग्वेज के साथ। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो पोर्टल लॉन्च टू रिपोर्ट वॉल्यूशन ऑफ बैन ऑन ई सिगरेट। यहाँ पर एक पोर्टल को लॉन्च किया गया है जिसमें क्या किया गया है कि हम जो लोग जैसे कि ई सिगरेट आपका जो होता है उसको बैन किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। ओके जो आपकी यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने ई सिगरेट को 2019 में बैन कर दिया था उसके सोल्ड आउट पर, क्योंकि जो आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट होती हैं तो उसमें जो बच्चे होते हैं बिलो दी 18 वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इसका परचेस करते थे, इसलिए इसको बैन कर दिया गया। बट स्टिल हमने क्या देखा, लोग इसका क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे एक पोर्टल को लॉन्च किया गया है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर अगर कोई भी ई सिगरेट को क्या करता है, खरीदता है या फिर बेचता है तो उस पर क्या कर सकते हैं, मतलब जो लोग इसको बेचते हैं उनको हम यहाँ पे इसकी रिपोर्टिंग यहाँ पर कर सकते हैं, जिससे क्या होगा आप देखेंगे। तो देखिए नाउ द कर्ब दिस, हमें इस चीज़ को कर्ब करने के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री हैज लॉन्च एन ऑनलाइन पोर्टल टू फैसिलिटेट रिपोर्टिंग ऑफ वॉल्यूशन अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज एंड एडवर्टाइजमेंट एक्ट पैका। तो इसको यहाँ पर रोकने के लिए, इस चीज़ को कब करने के लिए आपका ये एक्ट आता है और उस एक्ट में इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है जिसके थ्रू क्या किया जाएगा, जो ई सिगरेट को बैन है उसकी यहाँ पर क्या किया जाएगी, रिपोर्टिंग की जा सकती है। ओके सो अब चलिए हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। न्यूज़ तो हमारी खत्म हुई। हमारा क्वेश्चन क्या था आज का कि विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, यहाँ पर इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो देखिए इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड आप लोगों को समझ में तो आया। ओके इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड क्या होता है, जो बॉन्ड होता है उसमें इन्फ्लेशन रेट को भी क्या किया जाता है, आपका इंक्लूड किया जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड को हमने 2013 बजट में क्या किया था, अनाउंस किया था। ओके जिसमें यहाँ पर आपका CPI होता है और प्लस यहाँ पर इंटरेस्ट रेट दिया जाता है कि आपको 2% इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है या 3%, जितना भी है वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ओके तो यह होता है आपका इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। अब इसके तहत देखिए ऑप्शन क्या क्या है हमारा, गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स। हाँ तो गवर्नमेंट आपकी क्या कर सकती है, कूपन रेट्स को यहाँ पर रिड्यूस कर सकती है। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाता है। ओके क्योंकि देखिए क्योंकि उन्हें देखिए इन्फ्लेशन रेट के साथ साथ उन्हें अलग से भी इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है, तो गवर्नमेंट क्या कर देती है, जो आप अलग से यहाँ पे जो 2% CPI तो वो दे ही रही, उसके साथ जो 2% 3% यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट वो साथ में दे रहे हैं, तो उसमें वो क्या कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं। ओके देखिए आपको अल्टीमेट फायदा तो होगा ही होगा, बट गवर्नमेंट को यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा नुकसान हो रहा है, इसलिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो कूपन रेट्स होते हैं उसको डिक्रीज कर सकती है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है। देखिए थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं, थर्ड स्टेटमेंट ये कहता है द इंटरेस्ट रेट रिसीव एज वेल एज कैपिटल गेन ऑन IBBs आर नॉन टैक्सेबल। ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। आप कहीं से भी आपको अगर कैपिटल गेन होता है तो वहां पर आपका क्या लगता है, टैक्स लगता ही लगता है। ठीक है तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाती है, क्योंकि देखिए एक तरीके से ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है तो ये गलत हो जाती है। तो आप देखिए आपका ऑप्शन D, C और जो B है वो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। आपके पास बचता है ऑप्शन A। तो जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है, IIGs कैन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। तो देखिए इन्फ्लेशन यहाँ पे कितना बढ़ता है कितना नहीं उससे हमें कोई भी मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपकी जो सिक्योरिटी है, जो आपका बॉन्ड है, उसमें यहाँ पर इन्फ्लेशन को भी क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। तो इन्फ्लेशन से रिगार्डिंग कोई भी अगर इनसिक्योरिटीज होती है इन्वेस्टर्स को, तो यहाँ पर जो आपका बॉन्ड होता है वो क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन है 1 और 2 ओनली। तो मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ पर सभी के आंसर सही होंगे और आपको यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर होगी, आपका एक टॉपिक भी आपको यहाँ पर क्लियर हो जाता है। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपको डाउट होता है अभी भी तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।